स्वागत है आपका। गंगा प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हाईकोर्ट से राजा भैया की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने का कारण पूछ लिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर संतोषजनक कारण सामने नहीं आए तो अदालत स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले का परीक्षण करेगी। हाईकोर्ट में अब राज्य सरकार को 22 जुलाई तक जवाब देना है। तो आखिर कौन है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया? मायावती सरकार में राजा भैया पर कोटा कानून लगाया गया। महीनों तक राजा भैया जेल में बंद रहे। कुंडा से निर्दलीय विधायक है इस वक्त राजा भैया। यूपी में बाहुबली विधायक की इनकी छवि मानी जाती है। बैती कोठी में राजा भैया का दरबार बाकायदा लगता है। तो आखिर हाईकोर्ट ने सरकार से क्यों पूछा है सवाल, ये भी आपको समझा देते हैं। राजा भैया पर दर्ज मुकदमे वापस लेने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कारण पूछा है। शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी की याचिका पर सुनवाई हो रही थी और राजा भैया पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर कोर्ट ने आपत्ति जताई, नाराजगी जताई। याचिका में राजा भैया से जान के खतरे का जिक्र है। याची को मिली सुरक्षा की मियाद भी खत्म हो रही है। हाईकोर्ट ने मुकदमा वापस लेने पर सरकार से पूछा सवाल कि आखिर क्यों ये मुकदमे वापस लिए गए। राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं शिव प्रकाश। भाजपा प्रदेश परिषद के सदस्य भी हैं शिव प्रकाश सेनानी। कानपुर के बिकरू कांड की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी की टीम एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंची और टीम ने 2 से 3 जुलाई की रात को अंजाम दिए गए जघन्य हत्याकांड का रिक्रिएशन किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं। एसआईटी ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और वारदात के पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश की। इसके लिए लखनऊ से फोरेंसिक की टीम बिकरू गांव पहुंची। कानपुर जोन आईजी मोहित अग्रवाल भी क्राइम सीन क्रिएशन के दौरान मौके पर मौजूद रहे। हम इस वक्त बिकरू गांव में मौजूद है और यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं, आईजी, एसएसपी, एसपी वेस्ट, जितने भी अधिकारी हैं, फॉरेंसिक टीम है, वो बिकरू गांव पहुंची है। और यहाँ पर पहले जो एनकाउंटर जहाँ पर प्रेम प्रकाश और अतुल दुबे का किया गया था निवादा, वहाँ पर जाकर पूरा सीन रिक्रिएशन किया गया है। और अब ये बिकरू गांव पहुँचे हैं और यहाँ पर जो उस समय घटना समय मौजूद थे उनके द्वारा पूछताछ की जा रही है कि किस जगह से गोलियाँ चल रही थी, कौन कौन सी रास्ताएँ थी। और यहाँ पर भी जो पूरा सीन रिक्रिएशन का काम है वो किया जाएगा। तो जिस तरह से पूरी जांच है लगातार वो चल रही है, उसी के चलते आज जो आला अधिकारी हैं वो घटनास्थल और बिकरू गांव पहुंचे हैं और यहाँ पर जो एनकाउंटर हुआ था वहाँ पर रिक्रिएशन किया गया, सीन का क्राइम सीन को क्रिएट किया गया। और अब बिकरू गाँव पहुँचे हैं, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो देख रहे हैं और जो लोग हैं उनसे जानकारी कर रहे हैं कि किस जगह से गोलियाँ चल रही थी, कहाँ से कौन सा व्यक्ति खड़ा था और कौन सा किसका घर है। तो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार यहाँ पर जांच की जा रही है। और ये सामने जो जेसीबी खड़ी हुई है, जो उस दिन यहाँ पर खड़ी करने के बाद रास्ता रोकने के लिए खड़ी करी गई थी, साथ ही साथ जो जेसीबी का ड्राइवर है वो भी आज पुलिस की गिरफ्त में आ गया और पुलिस जो है उससे भी पूछताछ कर रही है। तो कई अहम सुराग जुटाने के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। अधिकारी हैं वो यहाँ पर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं और छानबीन और जांच करने में लगे हुए हैं। वीडियो से अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, गंगा, कानपुर। बढ़ते हैं आगे। चुनाव अभी भले ही दूर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अचानक सभी पार्टियों में ब्राह्मणों के प्रति खास प्रेम उमड़ पड़ा है। सियासत और बयानबाजी इतनी तेज और तल्ख की पूछिए ही मत। कांग्रेस, सपा और बसपा ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और उसकी सरकार पर वार किया तो बीजेपी ने कर दिया पलटवार। लेकिन बसपा के प्रति सरकार का नरम रुख कई सियासी मायने निकल रहे हैं इसके। देखिए रिपोर्ट। कानपुर के बिकरू कांड और गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक ब्राह्मणों को लेकर बयानबाजी के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। विकास दुबे और उसके गैंग के गुर्गों के खात्मे को विपक्षी दल जाति का जामा पहनाते हुए यूपी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर अब सरकार ने पलटवार किया है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन्होंने सियासी फायदे के लिए हमेशा ब्राह्मणों को अपमानित किया है, लेकिन अब अचानक इनमें ब्राह्मणों के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा है।
अपने राजनीतिक लाभ के लिए समय समय पर ब्राह्मणों को अपमानित करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या अन्य विरोधी दल के मुंह में एकाएक जगे ब्राह्मण प्रेम को देखकर किसी को भी आश्चर्य होना स्वाभाविक है। जब भी ये राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं, इन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति को पक्का करने के लिए केवल ब्राह्मणों का ही नहीं वरन पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। आज ब्राह्मणों के साथ उनकी नकली सहानुभूति दिखाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। वास्तव में इनके दिल में ब्राह्मण समाज के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी के यादव मुस्लिम समीकरण और राहुल गांधी के सियासी जनेऊ पर निशाना साधने वाले बीजेपी नेता और कानून मंत्री का बसपा पर चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े करती है। जबकि देखा जाए तो गैंगस्टर विकास दुबे प्रकरण को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती का ट्वीट सबसे तल्ख था। तब मायावती ने लिखा था कि यूपी सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे अब ब्राह्मण समाज यहां अपने आप को भयभीत, आतंकित और असुरक्षित महसूस करे। इस बीच बीजेपी का यह भी दावा है कि ब्राह्मणों ने शुरू से पार्टी का साथ दिया है और उसके साथ खड़े रहे। दरअसल कानपुर कांड के बाद समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी से ब्राह्मण ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग नाराज हैं और हर कोई डरा हुआ है। ऐसे में यूपी का ब्राह्मण अब समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि इस वक्त यूपी में एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। ये बात सच है कि सोशल मीडिया पे, मीडिया के माध्यम से, कई सारे डिबेट्स के माध्यम से ये बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज हो गया। लेकिन ये सत्य है कि जिस तरह का हालात उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, खास वर्ग को निशाना बनाया है, उसका सच पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। दरअसल यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 9 से 10% के करीब है और हाल के कुछ सालों में चुनावी ट्रेंड के मुताबिक ब्राह्मण वोट का झुकाव जिस पार्टी या गठबंधन की ओर हुआ, सत्ता उसके कदम चूमी। यही वजह है कि बीजेपी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या बहुत हद तक अब सपा भी ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में लाने के लिए हर दांवपेच आजमा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की घोषणा हो या मायावती का ब्राह्मणों के मुद्दे पर सरकार को घेरना, ये इसी राजनीति और रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अगली खबर का रुख करते हैं जो मथुरा से जुड़ी हुई है। मथुरा नगर निगम बोर्ड की एक बैठक में जमकर चप्पलें चली, हंगामा हुआ। इस दौरान जो भी बीच बचाव करने सामने आया उसे भी चप्पलों को सामना करना। दरअसल बोर्ड की मीटिंग के दौरान दीपिका रानी नाम की एक महिला पार्षद ने नगर आयुक्त पर चप्पल से हमला किया। बीच बचाव के लिए उनके पीए आए तो उन्हें भी चप्पलें खानी पड़ी। इसके बाद नगर आयुक्त वहां पर मेयर, विधायक और दूसरे पार्षदों के साथ बैठक छोड़कर चले गए। पार्षद का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी मनमानी करते हैं, जिससे उन्हें लोगों का विरोध झेलना पड़ता है। यह हंगामा वार्ड के कामों की सूची मांगने पर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सफेद शर्ट में इस वक्त जो चप्पलें खा रहे हैं वो आयुक्त के पीए हैं। ये वो पार्षद हैं जिनसे जब कामों की सूची मांगी गई तो उन्होंने पहले कमिश्नर की तरफ चप्पल उछाली और जब ये सब रोकने के लिए, बीच बचाव करने के लिए पीए सामने आए तो उन्हें भी चप्पलें खानी पड़ी। आसपास जितने लोग इकट्ठा हुए इस महिला पार्षद को रोकने के लिए, उन पर भी हाथ चल गया इनका। आखिरकार कमिश्नर, वहां मौजूद मेयर, विधायकों के साथ मीटिंग छोड़कर चले गए। महिला पार्षद का आरोप है कि मनमाने फैसले लिए जाते हैं, मनमानी की जाती है कमिश्नर द्वारा, जिसके कारण ग्राउंड पर जाकर जनता की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ती है। तो निगम बोर्ड की ये बैठक, जिसमें ऐसा लगता है कि ये मंशा ही लेकर आई थी महिला पार्षद, जैसे ही इनको लिस्ट मांगी गई, काम की सूची मांगी गई, इन्होंने कमिश्नर की तरफ चप्पल फेंकी और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में आपके सामने है। और अब एक बड़ी खबर, लखनऊ के निजी अस्पताल और होटल में भी भर्ती होंगे अब मरीज। 5 निजी अस्पताल और 3 होटल्स का चयन कर लिया गया है। चंदन, अथर्व, मेयो, आल्टिस और शेखर अस्पताल में अब भर्ती किए जाएंगे मरीज।
लेवाना आनंदी और पिकेडली होटल भी वार्ड्स में तब्दील कर दिए गए हैं। मरीजों को होटल और अस्पताल का खुद ही खर्च उठाना होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से, जहां पर कई होटल को अब वार्ड्स में तब्दील किया गया है। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, विस्तार से बताएं किस तरह की व्यवस्था है ये सरकार की तरफ से। आशा, देखिए इस समय जो कोविड को लेकर हालात है वो किसी से छुपे नहीं है, चाहे वो बेड की संख्या को लेकर हो या फिर बाकी सुविधाओं को लेकर। और इस समय बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो ये चाहते हैं कि उनको अपनी पसंद की जगह पर इलाज मिल सके, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, तो हर तरह के लोग हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था की है, 5 निजी हॉस्पिटल किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और उसमें ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर अगर कोई चाहे तो उसको भर्ती कराकर इलाज कराया जाएगा। इसमें से अगर हम बात करें तो इन 5 में से एक अस्पताल ऐसा है निजी, अथर्व नाम का, जो पहले ही अपने यहाँ ये व्यवस्था लागू कर चुका है। और कुछ समय पहले ही शासन ने भी दरें निर्धारित कर दी थी कि किस तरह के अस्पताल में कितना खर्च उठाना होगा मरीज को अगर वो वहां पर जाता निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए। इसी तरह 3 होटल चिन्हित किए गए हैं शहर के, अलग अलग लोकेशंस पर है ये तीनों होटल, और उनमें भी ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई ऐसा मरीज जो एसिम्प्टोमेटिक है, देखिए ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर होटल में कोई जाता है तो सिर्फ वही मरीज हो सकता है जिसके अंदर कोई लक्षण नजर ना आ रहा हो, यानी एसिम्प्टोमेटिक केस वो अगर है और चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती ना कराया जाए, घर में भी नहीं रह सकते इन हालात में, तो वो इन निजी हॉस्पिटल जो निजी होटल है इस तरह के, इनका विकल्प चुन सकते हैं, वहां पर वो रहेंगे। और डॉक्टर की टीम इन जगहों पर भी तैनात की जाएगी, क्योंकि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक वहां पर भर्ती है और उनकी स्वास्थ्य में उन्हें लगता है कि लक्षण दिखने लगे और जरूरत है अस्पताल की, तो उन्हें शिफ्ट किया जा सके। तो यहाँ पर भी डॉक्टर की निगरानी पूरी रहेगी। सुरक्षा के लिए वहां पर पुलिस का इंतजाम होगा, जिला प्रशासन अपनी व्यवस्था करेगा। और जो निजी हॉस्पिटल होंगे, यहाँ पर अगर बात करें तो 2 तरह के हॉस्पिटल्स हैं, एक जो सर्टिफाइड है, एक नॉन सर्टिफाइड है, जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग दर तय कर दी गई है, आईसीयू के अलग रेट होंगे, नॉर्मल। कुल मिलाकर शैलेश उन लोगों के लिए है जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और जिनको फिलहाल कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन इसका खर्च उनको खुद वहन करना होगा, क्योंकि हर तरह के लोग हैं बीच में और वो अपनी तरह की व्यवस्था भी चाहते हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, 5 निजी अस्पताल और 3 होटल्स, उनमें व्यवस्था की गई है। कौन से होटल्स हैं उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। कानपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में 130 नए कोरोना केस सामने आ गए हैं। 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल मिलाकर 2217 कोरोना मरीज माफ कीजिए कानपुर में पाए जा चुके हैं और 130 नए कोरोना केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे के अंदर 6 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। कुल मिलाकर 2217 केस पूरे जिले में अब तक सामने आ चुके हैं। और ताजा आंकड़े की बात करें तो 130 नए मामले कोरोना संक्रमणों के सामने आए हैं कानपुर के अंदर। तो अपडेट आपको कानपुर का हम दे रहे हैं, जहां पर 130 नए संक्रमित सामने आए हैं। 24 घंटे में 6 कोरोना पेशेंट्स की मौत भी हुई है और जिले में इसी के साथ कोरोना पेशेंट्स की कुल संख्या 2217 तक जा पहुंची है। मतलब अभी तक कितने पॉजिटिव केस सामने आए हैं, ये उनकी संख्या है 2217 और 130 नए केस हैं। 6 पेशेंट्स बीते 24 घंटे में कोरोना से दम भी तोड़ चुके हैं। कभी कभी सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई गई कहानी भी सच हो जाती है। कुशीनगर में टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म की कहानी भी मानो जीवंत हो उठी, क्योंकि जिले के जगदीशपुर गांव में 16 बहुओं ने टॉयलेट ना होने पर ससुराल छोड़ दिया और मायके का रुख कर लिया, जबकि कुशीनगर को 2 साल पहले ही ओडीएफ घोषित किया गया था। एक खास रिपोर्ट। अब तो बस मंगल ही मंगल होएगा। अरे मंगल क्या बाबूजी, अब तो भैया दंगल करेगो। सीधे चलोगी। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा तो आपको याद ही होगी। युवती की शादी होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ससुराल में तो टॉयलेट ही नहीं है, उसके बाद उसकी जिंदगी में नए संघर्ष की शुरुआत होती है। सारी लाज शर्म छोड़ कर लग जाओ काम पे। एक शौच के लिए इतना गुस्सा? अगर पहले पता होता तो शादी ना करती। और अब कुशीनगर के पडरौना विकास खंड के
जगदीशपुर गांव को देखिए। यहाँ कहानी फिल्मी नहीं है, बल्कि वही कहानी यहाँ कड़वी हकीकत बनकर सामने आई है। इस गांव की एक एक कर 16 बहुओं ने अपनी अपनी ससुराल को छोड़ दिया और पहुंच गई मायके। वजह जानेंगे तो आपको भी शर्म आ जाएगी। हमारे ससुराल में शौचालय नहीं बना है, इसलिए हम मायके चले गए। आज अब ससुराल में शौचालय बनेगा तो हम फिर आएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं आएंगे। घर शौचालय नहीं है तो ऐसे कारण चले गए। तो अभी ससुराल जब तक शौचालय नहीं बनेगा तब तक नहीं जाएंगी? नहीं, ससुराल में शौचालय नहीं बना है, इसीलिए दिक्कत हो रहा था, मैं मायके घर चली गई। जी हाँ, सही सुना आपने, शौचालय नहीं तो ससुराल भी नहीं। ये हाल तब है जबकि पूरे कुशीनगर जनपद को ODF घोषित किया जा चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावे से कोसों दूर दिख रही है। ABP गंगा ने जब इस दावे की पड़ताल की तो जो तस्वीर सामने आई है उससे समझा जा सकता है ODF महज कागजों पर ही घोषित किया गया था। अब इस गांव की बहुओं ने घूंघट उठाकर बोलना शुरू कर दिया तो सरकारी अधिकारी भी बहाना बनाने लगे। उल्टा आरोप गांव वालों पर ही मढ़ दिया कि तमाम प्रचार के बावजूद लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर सामने नहीं आए। प्रचलित स्थानीय और राष्ट्रीय अखबार थे, उसके माध्यम से मैंने सबको सूचित किया था कि यदि कोई भी व्यक्ति छूटा हुआ है तो वह जो है अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक जो है मेरे कार्यालय में जमा कर दे, ताकि हम उनका जो हिमायत कर दें और नो वन लेफ्ट बिहाइंड के तहत जो है शौचालय का निर्माण उनके खाते में धनराशि उपलब्ध कराते हुए करा दीजिए। जिनका बचा हुआ है उनका EMIS अपडेट होता है तो उसके तहत या नरेगा के तहत जो है शौचालय यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जाएगा। ये सरकारी दफ्तर की अपनी रटी रटाई राम कहानी है। पोल खुलती है तो फिर से नए वादे किए जाते हैं। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुशीनगर जनपद में करीब 4 लाख शौचालय बनने थे और कुशीनगर जनपद को 30 नवंबर 2018 को ODF घोषित कर दिया गया था। ODF मतलब खुले में शौच मुक्त। सवाल ये भी है कि सरकार के जिस स्वच्छता अभियान में अरबों रुपए खर्च ही नहीं हुए, बल्कि तमाम सेलिब्रिटीज भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए नामित हुए हैं। इसके बावजूद जगदीशपुर जैसे गांव की घूंघट और लाज से विद्रोह करने की ये कहानी वाकई बहुत शर्मनाक है। अब देखना यह है कि गांव में घर घर टॉयलेट बनाने के प्रशासन के आदेश का कब तक पालन हो पाता है और अपनी अपनी प्रतिष्ठा की खातिर जो बहुएं इस गांव से रूठकर मायके चली गई हैं, वो कब अपनी ससुराल लौट कर आती हैं। अखिलेश तिवारी, कुशीनगर, ABP गंगा। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, फौरन लौट रहे हैं।